विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। गॉस की जो हमने कल प्रमेय पढ़ी थी, उसको पढ़ने के बाद अब हम कुछ अनुप्रयोग करने जा रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पहला अनुप्रयोग डालोगे, अनुप्रयोग नंबर 1। अनुप्रयोग नंबर 1, और अनुप्रयोग का नाम है, पेपर में आया हुआ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे यह डेरिवेशन आप करा चुके हैं, आप ठीक सोच रहे हैं, यह डेरिवेशन हो चुका है। लेकिन इस डेरिवेशन को हम गॉस की प्रमेय की सहायता से इसका आंसर लेकर आएंगे। पेपर में बोल देता है, गॉस नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, थीटा वाला, हाँ वही वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी जो गॉस की प्रमेय पढ़ी है, इसमें क्या होगा, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को कहेगा। और मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखा चुका हूँ, 6 पॉइंट मैंने लिखाए थे। गॉस की प्रमेय का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, मैंने आपको बताया था, किसी भी आवेश की वजह से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमेशा क्या करोगे आप, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम लिखेंगे, मानेंगे थोड़ा, हम लिखेंगे माना Q1 क्या है, बिंदु आवेश है। अगर Q1 बिंदु आवेश है तो वह अपने चारों क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। इसने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P को मानेंगे। ठीक है, और इसी बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इतना करने के पश्चात हम कुछ भी मानेंगे तो हम, ठीक है, और हम पहले थोड़ा हिंदी लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, माना Q एक बिंदु आवेश है जो जिससे R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात पहले हम नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे, माना Q एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने देखा, माना Q एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी गॉस के अनुप्रयोग को करने के लिए हम गॉस का जो नियम था, मैंने आपको बताया था, उस नियम का हम प्रयोग करते हैं। हम लिखेंगे गाउस नियम से। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है, बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह आपकी गॉस की प्रमेय थी। इस प्रमेय की सहायता से आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ मानेंगे, E की दिशा और ds की दिशा मानेंगे इसी में, जैसा कि हमने कल डेरिवेशन किया था उसी प्रकार। तो हम देखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इस प्लस Q आवेश की वजह से कहाँ पर होगी, उससे दूर होगी कल की तरह। तो किससे दूर होगी, इधर होगी। ठीक है, इसकी दिशा।
और क्षेत्रफल सदिश क्या मानेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा काट लेंगे इसको, ठीक है। और इसकी और विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, उसके तल के लंबवत होती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये ds वेक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम देखें ई भी इधर है और ds भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हो गया। हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब इतना सारा मार हो गया। अब हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, लिखेंगे बंद समाकलन। अब हम जानते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे आवेश कितना है, सिग्मा क्यू यानी आवेशों का योग। आवेश यहाँ पर कितना है, केवल और केवल क्यू आवेश है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर सिग्मा क्यू बराबर कितना दिया है, क्यू तो दिया है खाली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई को हम बाहर निकाल लेंगे, बंद समाकलन डी एस और थीटा के कितना लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कॉस 0, ठीक है, बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लगा देंगे यहाँ पर। ई बंद समाकलन, उसका तो काम ही खत्म हो गया, डी एस, ठीक है। ये हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, हमको समाकलन करना है किसका, डी एस का, ठीक है। डी एस का हमें समाकलन करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अब हम डी एस का समाकलन करना है। डी एस क्या है, ये छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, छोटा सा है। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करने का मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ प्राप्त करना, ठीक है। तो डी एस इस छोटा सा क्षेत्रफल, इसका मैं समाकलन करूंगा तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल प्राप्त होगा कल की तरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इधर लिख देते हैं हम, बंद समाकलन डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई, पहले तो हम ये लिख देंगे संपूर्ण गोलाकार भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस डी एस बंद समाकलन डी एस की जगह एक ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, सही है। इसको आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक देखें, मैंने आपको एक वैल्यू लिखाई है, के बराबर होता है आपका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं तो 1 बचा है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसको तो मैं के मान लूंगा, तो आपका ई बराबर निकल कर आएगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यह क्या है आपका, अभी सदिश रूप नहीं है, इसको हम सदिश रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, तो सदिश रूप में आपका हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर और आर कैप, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें, आशा है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको त्रुटि लगे तो आप हमें बता सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं सेकंड अनुप्रयोग, इसका नाम है किसी चालक गोले या बोल सकते हैं हम खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी समझने के लिए सर्वप्रथम एक गोले का हम निर्माण करेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले तो हम एक चालक गोला बनाएंगे, ठीक है। हमने एक चालक गोले का निर्माण किया, ये हमने एक चालक गोले का निर्माण किया, ठीक है। ये हमने किसी चालक गोले का निर्माण किया, ठीक है। इसका केंद्र मान लिया हमने, क्या मान लिया, ओ, ठीक है, केंद्र हमने इसका ओ मान लिया। तो ये क्या चालक गोला है, ठीक है। अब इस गोले के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो, इस पर आवेश तो है नहीं है, तो बिना आवेश के हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार का ज्ञात करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो हम लिखेंगे माना, और इसकी हम त्रिज्या कितनी मानेंगे, आर त्रिज्या मानेंगे, ठीक है। ले समझो पहले, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, ठीक है, गोला है, ठीक है। अब हम इस चालक गोला मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब क्या देंगे, इसको आवेश देंगे, क्या देंगे, तभी तो हम विद्युत क्षेत्र तो ज्ञात कर पाएंगे, आवेश नहीं तो कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो हम इसको क्या देंगे, चालक गोले को आवेश देंगे।
तो इसी प्रकार जैसे हमने इसको आवेश दिया, इस चालक गोले को हमने क्या दिया, आवेश दिया। तो मैंने आपको बताया था पूर्व वीडियो में, किसी चालक गोले को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश देंगे तो करंट दे रहे हैं, आवेश इसको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, करंट दे रहे हैं, आप जैसा भी समझ सकते हैं। तो मैं इसको प्लस क्यू आवेश प्रदान करूंगा, ठीक है, तो वह आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर बिखर जाएगा, ठीक है। तो यह आवेश इसकी सतह पर बिखर गया। तो ये आप इसकी त्रिज्या बड़ी मान लें, इसकी त्रिज्या कितनी मान लें, बड़ी आर मान लें, ठीक है। तो इस गोले का निर्माण हो चुका है। हम कहेंगे, हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक गोला है। कैसा गोला है, आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, जिसे धनावेश प्रदान करने पर वह आवेश उसके चारों सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इतनी बात हम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे इसका केंद्र दिखाई दे रहा है, केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे और उस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतनी बात हम लिख लें, आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, जिसे धनावेश प्रदान करने पर वह सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह बात मैं आपको पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूंगा। तो किसी भी डेरिवेशन करने के लिए उसकी जो थीम होती है उसको यहाँ पर आप लिख दें, तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, जिसे धनावेश देने पर वह उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मैंने इतनी बात लिखी, इस डायग्राम को देखकर हमने इतनी बात लिखी, माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, जिसे धनावेश देने पर वह उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस केंद्र O से, केंद्र दिखाई दे रहा है आपका O, इस केंद्र O से आर दूरी पर एक छोटी आर दूरी मानेंगे, ठीक है। इस केंद्र O से आर दूरी पर अब हम एक क्या मानेंगे, एक बिंदु P मानेंगे, और उस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। कहाँ पर, वितरित, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझें, ये आपका केंद्र दिखाई दे रहा है। अब इस केंद्र से मैं आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P मानूंगा, ठीक है, ठीक है। इस केंद्र O से आर दूरी पर एक मैं बिंदु P मानूंगा, और उस बिंदु P पर मैं क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। आप कह सकते हैं आपने जो केंद्र O से आर दूरी पर बिंदु P बाहर ही क्यों लिया, आप इसकी सतह पर क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, ये भी बात बन सकती है। आपने सतह पर क्यों लिया, आप अंदर नहीं ले सकते, यहाँ पर नहीं ले सकते। आपने अंदर ही क्यों ले गया, आप केंद्र पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, इसके कितने केस बनेंगे, इसके 4 केस बनेंगे। प्रथम केस में मैं बिंदु P को गोले के बाहर मानूंगा, और दूसरे केस में बिंदु P को उसकी सतह पर मानूंगा, और तीसरे केस में बिंदु P को उसके अंदर मानूंगा, और चौथे केस में बिंदु P को उसके केंद्र पर मानूंगा, ठीक है। ये चारों केस आपको करने हैं। पेपर में आपको बोल देगा किसी चालक गोले के कारण चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वह आपको बता देगा विद्युत क्षेत्र तो कहाँ पर निकालनी है, सतह पर निकालनी है कि बाहर निकालनी है कि अंदर निकालनी है कि केंद्र पर निकालनी है, वो बोल देगा आपको, ठीक है। तो हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, केस नंबर, तो आप प्रथम केस डालेंगे, हम निकाल रहे हैं चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसका हम पहला केस लिखेंगे, केस नंबर 1, ठीक है। तो केस नंबर 1 में लिखेंगे चालक
गोले की चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। केस नंबर 1 में क्या निकाल रहे हैं, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी डायग्राम का हम यूज कर लेते हैं, पुनः डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखो हमने देखा आर त्रिज्या का कोई एक चालक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से विद्युत हो जाता है। अब हमने इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P माना है, थोड़ा और दूर मान सकते हैं हम, ये बिंदु P मान लिया। अब इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखाया था पूर्व वीडियो में कि मैंने आपको बताया था किसी चालक आवेश या कुचालक वस्तु के कारण आपको कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, गाउसीय पृष्ठ का क्या करोगे, निर्माण करोगे। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप गॉसीय पृष्ठ मानोगे। ठीक है, और गॉसीय पृष्ठ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है बेलनाकार और एक गोलाकार। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था हम गॉसीय पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, जहां पर आपने बिंदु P माना है उसी बिंदु P के ऊपर हम क्या करते हैं, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, बिंदु P आपका कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसी के चारों ओर हम क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो मैं करने जा रहा हूँ, बड़ा थोड़ा तिरछा हो गया। नॉन डालना है, जब पानी का स्वाद अलग है, नॉन डालना है ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, उससे कोई नहीं है। स्वाद अलग है या पानी को। ठीक है, तो यहाँ आपको बिंदु P दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, इतना आप हो गया। मैंने आपको बताया था किसी भी अनुप्रयोग को करने के लिए हम गॉसियन नियम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर गाउस नियम से। ठीक है, गाउस नियम क्या कहता है आपका, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ई और डीएस की क्या करनी पड़ेगी, हमको दिशा देखनी पड़ेगी। अब ध्यानपूर्वक देखें, देखो मैंने आपको पूर्व वीडियो में पहले से ही बता चुका हूँ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होती है, आपका आवेश का वितरण हो रहा है उसके तल के क्या होगी, लंबवत होगी, यानी इधर होगी दिशा उसकी ई वेक्टर की। ठीक है, और आप क्षेत्रफल सदिश के लिए आप क्या करोगे, क्षेत्रफल सदिश के लिए आप गॉसिय पृष्ठ को थोड़ा काट लोगे। ठीक है, काट लिया इतना छोटा सा हमने। अब हम क्या करेंगे, जो आपका गॉसिय पृष्ठ है, जो विद्युत क्षेत्र तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्षेत्रफल सदिश होता है, किसी भी पृष्ठ क्या होता है, तल के लंबवत होता है। ठीक है, तो ये आपका गॉसिय पृष्ठ है, तो विद्युत वो क्षेत्रफल क्या होगा, इसके तल के लंबवत होगा। ठीक है, तो लंबवत किस प्रकार, इस प्रकार दर्शा देता हूँ मैं, डीएस वेक्टर। ठीक है, आप देखें ई और डीएस के मध्य एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। जैसा मैंने आपको पूर्व डेरिवेशन कराया था उसी प्रकार यह होगा। अब हम यहाँ पर करेंगे, डॉट उठाएंगे तो क्या आएगा आपको, कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर। अब सिग्मा क्यू के हम क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्यू लिख लेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ई को हम बाहर निकाल लेंगे, डी एस और थीटा का कितना, 0, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हमें मान पता है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको हम गायब कर देंगे डायरेक्ट। तो ई बराबर बंद समाकलन डी एस क्यू बटे एप्सिलॉन। जैसा कि हम पूर्व वीडियो में कर चुके हैं, ये क्या है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम छोटी चीज का समाकलन करूँ तो बड़ी चीज प्राप्त होगी। बड़ी चीज क्या होगी, डायरेक्ट लिखते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर प्राप्त होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी एस की जगह पर क्या जाएगा आपका, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोलाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आयतन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ऐसे नीचे डिवाइड लगा दें तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू बटे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूरे वीडियो की तरह देख सकते हैं, नहीं अभी वाली वीडियो की तरह, यहाँ पर हम एक मान लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है आपकी, एक के की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। हाँ तो आपका निकल कर आएगा E बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो यह सदिश रूप नहीं है, इसके सदिश रूप को हम लिखें तो आपका हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आप इसको नोट करें, यही निकल कर आएगा। हाँ कुछ कुछ डेरिवेशन में थोड़ा अलग निकल कर आया, लेकिन जो एक तरीका है इसी तरीके से सारे के सारे डेरिवेशन होंगे। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले की सतह क्या है आपकी ये है, और इस सतह पर हम क्या निकालेंगे, इस वाली सतह पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिंदु P मान ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर हम बिंदु P मानते हैं उसी के ऊपर हम गॉस पृष्ठ का निर्माण करें, ठीक है। अब बिंदु P का आपका सतह पर है, तो इसी बिंदु P के ऊपर हम क्या मानेंगे, गॉस पृष्ठ मानेंगे, जो पहले गोले की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं नीले मार्कर से कर देता हूँ। तो ये आपका क्या है, गॉस पृष्ठ है, ठीक है। हाँ ठीक है, यानी जो रियल गोले के ऊपर हमने गॉस पृष्ठ माना, क्योंकि बिंदु P उसकी सतह पर ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, E की दिशा और DS की दिशा मानेंगे। E की दिशा क्या होगी, आवेश के वितरण के लंबवत यानी E वेक्टर, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश की बात करें, इसको हम यहाँ पर थोड़ा छायांकित करेंगे, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश D है उसका क्या होगी दिशा, पृष्ठ के तल के लंबवत होगी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी DS वेक्टर। और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो सेकंड केस का यह केस आपको डायग्राम बन चुका है, तो आपने यह उतार लिया होगा, आपको आशा है। तो चालक गोले की सतह पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, जैसा कि हमने अभी डेरिवेशन किया था। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे जो आपका ये गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, केस नंबर 2 है, हमने निकाली थी अभी। E वेक्टर बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब सेकंड केस में आप देखें, सेकंड केस में देखें जो आपके गोले की त्रिज्या कितनी, R बड़ी R, ठीक है। और R ही दूरी, छोटी R दूरी पर हमें बिंदु P माना है, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखना, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़ी R, और जो R ही दूरी पर हमने बिंदु P माना, आपको दिखाई दे रहा होगा छोटी R बड़ी R के बराबर है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें चूंकि यहाँ पर क्या है, छोटी R बराबर बड़ी R है, ठीक है। तो हम सेकंड केस में कुछ नहीं करेंगे, आपको छोटी R दिखाई दे रही है उसकी जगह बड़ी R लगा देंगे, आपका सेकंड केस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवीजन E वेक्टर बराबर के क्यू बट्टे बड़ी R स्क्वायर आर कैप, ये आपका सेकंड केस हो गया। हाँ बस इतना नोट कर लें, और डायग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम देख रहे हैं थर्ड केस, केस नंबर है थर्ड, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने अब गोला मिटा दिया, उसको पुनः माना रहे हैं। तुमने R त्रिज्या के गोला माना, केंद्र इसका वो है, और इसको आवेश हमने कितना दिया था आपको, प्लस क्यू आवेश दिया था चारों ओर। ठीक है, ये आवेश केवल और केवल सतह पर है, अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश का प्रभाव नहीं है, केवल और केवल सतह पर है, ठीक है। अब हम बिंदु कहाँ पर मानने हैं, उसके अंदर मानने, पहले यहाँ पर माना था, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा अंदर, ठीक है। यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक देखें, केंद्र O से आर दूरी पे एक बिंदु P मान लिया, ठीक है। यहाँ पर वो बिंदु P कहाँ है, गोले के अंदर है, ठीक है। इतनी बात आपने नोट करी होगी, इसको हम इरेज करेंगे। अब आप देखें चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आप देखें जो बिंदु P है किसके अंदर, गोले के अंदर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा निकालते हैं आवेश के प्रभाव से, आवेश का प्रभाव होता है, आवेश उपस्थित होता है तभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाते हैं, ठीक है। आवेश होगा तभी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। अब आप देखें हम बिंदु P हमने कहाँ माना, गोले के अंदर माना है,
और गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, बिना आवेश की अनुपस्थिति में वहां पर आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए आपकी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या कारण, क्यों कि गोले के अंदर तो आवेश ही नहीं है, आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे, कारण हम लिख देंगे गोले के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, जिससे E वेक्टर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड केस हो जाएगा। और आपका फोर्थ केस भी हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो चौथे केस को में डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिंदु P मान कहाँ पर माना है, केंद्र पर ही माना है। इसके दो कारण है इसका मान 0 होने का। केंद्र पर माना है, एक तो छोटी r का मान 0 हो जाएगा टोटल है, और केंद्र पर माना पहले से उसके अंदर आवेश ही नहीं है तो वैसे ही 0 हो गया। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, छोटा सा लिख देता हूं, यह किसके अंदर है, अंदर है, यानी IN का मतलब है इनपुट, यानी इनसाइड अंदर की तरफ, और यहाँ पर सेंटर, ये सेंटर पर है। ठीक है, सेंटर यानी 0 पर है। तो जो हाँ, कुचालक गोले के भी 4 केस बनेंगे। ठीक है, ये इनसाइड है, ये आउट सेंटर पर है, और पूर्व निकाला था वो सरफेस पर था, और वो वाला आउट ऑफ साइड पर था। अभी हम देखेंगे आगे आने वाला डेरिवेशन। तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं, विद्युत चली गई है, जिससे हमारी जो AC लगी हुई है 5-6 वो बंद हो चुकी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल उजाला आ रहा है, आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्युत चली गई थी, अभी हमने उधर जाकर जनरेटर को चालू कराया है, जिससे विद्युत आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, खैर उसको छोड़िए, अब यहाँ पर हम डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, और हमारी AC भी चल चुकी है। अब हम डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, हम डायग्राम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके बीच की दूरी r थी, उसके मध्य। ठीक है, यहाँ पर E वेक्टर है, यह क्या आपका r है। ठीक है, अब हम E एवं r के मध्य हम डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखें, जो आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर यानी आउटसाइड पर कितनी निकल कर आई थी, मैं लिख रहा हूँ E आउट। ठीक है, कितनी निकल कर आई थी आपकी, निकल कर आई थी KQ/R²। ठीक है, हम बात कर रहे हैं E और R के बीच की बात कर रहे हैं। देखो E और R के बीच की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों में संबंध देखें क्या रिलेशन है। E और R स्क्वायर में संबंध है E समानुपाती 1/r² का। ठीक है, ये समझ में आया, ये संबंध है। और दूसरे केस की बात करें, सतह पर, सतह यानी सरफेस पर, सरफेस पर क्या निकल कर आया था आपका, सरफेस पर निकल कर आया था KQ/R²। ठीक है, अब यहाँ पर देखा छोटी r तो नहीं है, हम किस में संबंध देख रहे हैं, E और R में संबंध देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको r दिखाई दे रही है, वो वाली नहीं दिखाई दे रही, इसको नहीं देखना है, वो वाली r दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो हम कहेंगे ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, आपका नियतांक है, यानी ई सरफेस आपका क्या निकल कर आया है, कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड यानी अंदर की तरफ क्या निकल कर आई थी, पिछले वाले केस लिख रहा हूँ, अभी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, ई इनसाइड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब केंद्र पर बात करें, सेंटर पर कितनी थी, वो भी 0 थी। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो डायग्राम पहले समझ लो, ये किसका डायग्राम, कांस्टेंट का। कांस्टेंट का ग्राफ होता है, समझ लेना, कांस्टेंट का वो ग्राफ खींचता है, इस प्रकार खींचता है। ठीक है, ये किसका है, कांस्टेंट का ग्राफ। ठीक है, नियतांक होता है उसका ग्राफ, इस प्रकार खींचता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये आपको दिखाया E समानुपाती 1/r²। ठीक है, इसका ग्राफ खींचता है इस प्रकार,
ठीक है। ई 11 क्लास में बताए जाते हैं, ई समानुपाती आर स्क्वायर ग्राफ इस प्रकार खिंचता है और कांस्टेंट का ग्राफ इस प्रकार खिंचता है, ठीक है। इन्हीं का यहाँ पर प्रयोग करूंगा। अब देखो पहले सेंटर से स्टार्ट करें। सेंटर पे कितनी है 0, यानी यहाँ पर कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। सेंटर पे 0 हो गई, इन साइड भी कितनी है वो भी 0, तो इन साइड यहीं पर भी वो भी 0 होगी, ठीक है। और तीसरे किस पर क्या करा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का किस प्रकार ग्राफ होगा, इस प्रकार होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, ठीक है। अब कह रहा है सतह पर आओ, देखो आउटसाइड, आउटसाइड पर किसका ये वाला सिस्टम बनना है, इसका ग्राफ किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो मैं इस प्रकार कर दूंगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। आप इसको इससे ये मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हो ई सरफेस, तो ये आपका ग्राफ खिंच गया। ये किसका है आपका ई समानुपाती 1/r² का है, ये ई बराबर कांस्टेंट का है, ठीक है। आप इसको नोट करें। तो ये आपका अनुप्रयोग नंबर 2 फिनिश हो चुका है। नहीं, ये क्या इसका ग्राफ है, क्या है ग्राफ, ठीक है। जो चारों हमने केस स्टडी की थी उसका एक चारों केसों का ये क्या आपका ग्राफ है, आप इसको नोट करें। तो इस पर आपका अनुप्रयोग नंबर 2 समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट करें। तो दोस्तों जो हमको इसी बोर्ड पर पढ़ाना अच्छा लगता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो 56 मिनट हो चुके हैं, तो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।